मन से झांकती इस धुंधली दुनिया को बता दो, आंखों पर चढ़ी ये काली पटिया अब तुम भी उतार दो। गुनाहों की ढाल ना बनाओ इसे, गुनाहों की ढाल ना बनाओ इसे, मजहब की ये बेड़ियां हटा दो। कठमुल्लों के कायदों से पर्दा उठाओ, बंदिशों की चौखटों को बस तुम लांघते चले जाओ, बस लांघते चले जाओ। बिठाई जाएगी पर्दे में बीबियां कब तक, बने रहोगे तुम इस मुल्क में मियां कब तक। लिखने वाले दशकों पहले ये कड़वा सच लिख गए थे, लेकिन कठमुल्लों ने मजहबी कट्टरता का ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर रखा है कि मजाल है कि कोई इनसे बगावत करने की हिम्मत कर सके। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लड़कियां अंतरिक्ष की यात्रा कर आई, पर्वत पर चढ़कर लौट आई, फाइटर जेट में बैठकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है, रेसलिंग कर रही है, बॉक्सिंग कर रही है, क्रिकेट में स्पोर्ट्स में झंडे गाड़ रही है। लेकिन कठमुल्लों ने ना जाने क्यों अपने ही भविष्य पर काला पर्दा डाल बैठे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के और जागो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अजीब सी जिद है इन लोगों की। जिद क्या, सोची समझी चाल लगती है। रणनीति का हिस्सा है बुर्खा, बड़े काम का है बुर्खा। मर्द पहने औरत पहने पता ही नहीं चलता। वोट जिहाद कर लो, सामान छुपा लो, पत्थर चलाओ, गोली चलाओ और पकड़ में भी ना आओ। लेकिन अब ये काले पर्दे बैन हो रहे हैं। अपने इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया के 10 से ज्यादा देश बुर्खा मुक्त हो चुके हैं और बाकी देश कतार में खड़े हैं। यहां के आम लोग भी बुर्के के आतंक से त्रस्त हो चुके हैं। कहते हैं बंद करो भाई ये बुर्खा। अब तो कई मुस्लिम देश भी इसे बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप कभी भारत के मुसलमानों से पूछकर तो देखिए, ना जाने उर्दू में क्या क्या बोल जाएंगे आपसे। कुरान की आयतें पढ़ने लगेंगे, आसमान सर पर उठा लेंगे, नारे तकदीर का नारा लगा देंगे, चीख चीख कर कहेंगे हम लेके रहेंगे आजादी। अरे भाई भाई रुको जरा, तुम्हें आजादी तो दे रहे, पहले अपने बुरकों को, अपनी महिलाओं को बुरके से तो हटाओ, उनसे तो आजाद करो। से सवाल यही है कि अगर दुनिया बुर्खा मुक्त हो रही है तो भारत क्यों पीछे खड़ा है? जवाब तलाशेंगे आज, लेकिन सबसे पहले आपको जागो के प्रमुख मुद्दों से अवगत कराते हैं। पहला और प्रमुख मुद्दा होने वाला है स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन। तो फिर भारत में कब मजहबी कट्टरता से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करने का ग्लोबल बिगुल फूंक दिया गया है। बकायदा जनमत संग्रह कर कर लोगों से पूछा गया कि बुर्का बैन कर दे, बुर्का बैन कर दे। और फिर आधे से ज्यादा आबादी ने कहा कि इसे बैन करो भाई, और बैन हो गया। दुनिया भर के तमाम देश बुर्के से मुक्त होना चाहते हैं, प्रयास भी तेजी से चल रहे हैं। लेकिन भारत में इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए, दूसरा मुद्दा होगा अरशद ने अपनी अम्मी का किया सल्तन से जुदा। कुछ बालक बुद्धि कहते थे कि हिंदू हिंसक है, लो देख लो हिंसक किसे कहते हैं। अरशद ने अब्बू के साथ मिलकर अम्मी का सर तन से जुदा कर दिया, बहनों का भी गला रेत दिया, क्रूरतम तरीके से गला काटा है अपने ही घर के कमरे में अंदर। जानते हैं क्यों, कैसे, विस्तार में आपको आगे पूरा बताएंगे। चलिए, तीसरा मुद्दा होने वाला है बिहार सरकार का उर्दू प्रेम। संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, विदेशी भाषाएं पढ़ाओ, समझ में आता है कि भविष्य में काम आएगी, फ्यूचर में पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, उर्दू पढ़ाओ, सारे प्राइवेट स्कूल्स में उर्दू पढ़ाओ। क्यों भाई, मदरसों में कभी संस्कृत पढ़ते हुए देखा किसी को? सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्योंकि उन्हें ये देव भाषा बेवजह लगती है। तो फिर स्कूलों में उर्दू सीखकर क्या होगा, पूरा मामला आपको आगे बताएंगे। चलिए, चौथा मुद्दा होने वाला है सावधान, रेल जिहादियों के आतंक का नया चैप्टर शुरू हो गया है। रेल जिहादियों का आतंक बढ़ गया है। रेल की पटरियों से ट्रेन को डिरेल करने के लिए कितने प्रयास किए गए थे 2024 में, याद है ना आपको? पत्थर, सरिया, सिलेंडर, लोहे के रॉड रखे गए थे। फिर इन्होंने ट्रेन पर ही पत्थर चलाना शुरू कर दिया है। अभी रेल जिहादी ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या कर रहे हैं दिखाएंगे आपको। और कार्यक्रम का आखिरी मुद्दा होने वाला है ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, हमें मंजूर नहीं। खूब धूम धड़ाका हुआ कल, आतिशबाजी हुई, नृत्य संगीत हुआ, कुछ इस तरह व्यवसायिक वर्ष 2024 को विदा किया गया और अंग्रेजी नववर्ष 2024 का स्वागत किया गया। सबने कहा हैप्पी न्यू ईयर वगैरह वगैरह, लेकिन हमें यह नववर्ष स्वीकार नहीं है। अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है यह न्यू ईयर।
ये बात अगर आपको नहीं पता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है मित्रों। अगर पता होते हुए भी इस न्यू ईयर को कहकर आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है ये। हिंदू नववर्ष मनाइए, पता है ना कब? नहीं पता है? चलिए आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये होने वाले हैं कार्यक्रम के 5 प्रमुख मुद्दे। तो शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो जागो। देश शरिया से चले या संविधान से, पर्दाधारी और पहचान का परसेप्शन बन चुके हैं ये बुर्का। अलविदा कहने का ट्रेंड शुरू हो गया है। यूरोप ने तय किया है कि पर्देदारी पर अब और नहीं चले। स्विट्जरलैंड ने बुर्के को लेकर देश के लोगों के बीच एक जनमत संग्रह कराया था। 51% से ज्यादा लोगों ने कहा कि बुर्का बैन करो भाई, हटाओ इसे। 1 जनवरी 2024 से इसे ऑफिशियली लागू भी कर दिया गया है। अब कोई पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहन सकेगा। और क्या क्या बदलेगा इस कानून से? क्या नियम है? क्या सजा होगी बुर्का पहनने पर? सारे सवालों का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन लागू हो गया है। इस नए कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। स्विट्जरलैंड का ये निर्णय 2021 के जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर लिया गया था, जिसमें नागरिकों ने चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया। स्विट्जरलैंड के इस फैसले ने न केवल मुस्लिम समुदाय को चौंका दिया, बल्कि यूरोप में धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों को भी हवा दी। ये देश 7वां यूरोपीय राष्ट्र बन गया है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं। इस कानून को स्विस पीपल्स पार्टी ने जोर शोर से समर्थन दिया, जबकि इसके खिलाफ केंद्र और ग्रीन पार्टी ने विरोध जताया। बावजूद इसके निचले सदन ने कानून को 151 और 29 मतों से मंजूरी दी। इसके बाद से यह कानून पूरी तरह से लागू हो गया। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन लागू होने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत में कब और क्या ऐसा कदम उठाया जाएगा। भारत में बुर्का और हिजाब पहनने को लेकर अक्सर विवाद उठते रहे हैं। जैसे कर्नाटक में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बहुत संवेदनशील है और भारत की विविधता को देखते हुए ये कदम उठाना आसान तो नहीं होगा। यहाँ पर जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध से सामाजिक एकता बढ़ सकती है, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। स्विट्जरलैंड में लागू हुए इस कानून से भारत में इस मुद्दे पर नए सवाल उठ सकते हैं। भारत में जहां पर मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, ऐसे में क्या यहां भी कभी इसी तरह के कानून की आवश्यकता महसूस होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था और संविधान के प्रावधानों से पता चलता है, यहाँ इस तरह के प्रतिबंध पर निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा, ताकि किसी भी समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सब बराबर है, बुर्के की जिद क्यों पकड़ी हुई है? फिर हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के बीच ये फर्क क्यों पैदा कर रहे हैं? कौन कर रहा है आप खुद समझ लीजिए। आजादी आजादी चिल्लाने वाले अपनी महिलाओं को इस पर्दे के से आजाद नहीं कर सकते। किसने रोका है भाई? कहेंगे इस्लाम। यूरोप को मुसलमानों का इस्लाम अलग है क्या? फिर आपका हर देश के हिसाब से बदलता है आपका धर्म। उन देशों का इस्लाम अलग है क्या? क्या कहा जाए? इन मुसलमानों की बुर्का त्याग दिया फिर? सब सारी दुनिया बदल रही है तो भारत का मुसलमान क्यों जिद पकड़ के बैठा हुआ है? दरअसल इस जिद के पीछे बुर्के को मजहबी ढाल बनाए रखने का मंसूबा छिपा है। बुर्के की आड़ में क्या क्या होता है देखा है, पता है ना? वोट जिहाद, बुर्के में चेहरा छिपाकर पत्थरबाजी हुई, गोलीबाजी हुई। अब आप ही सोचकर देखिए, ये बुर्का अपने आप में कितनी बड़ी ढाल है। बच निकलेंगे कि 100 महिलाओं की बीच से। 100 क्या, बुर्के में ढकी 20 महिलाओं ने किसने कब क्या किया कैसे पहचाना जा सकता है? लेकिन अब बुर्के की आड़ में पहचान छुपाकर कुछ भी कर निकलने वाली ये टेंडेंसी बंद होनी चाहिए। बुर्का को बैन को लेकर दुनिया भर में कई देशों ने कड़ा कदम उठाया है। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दुनिया के कौन से देश है
और उसमें कब से सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? सबसे पहला देश फ्रांस का है। फ्रांस में तो 2010 में ही बुर्का को बैन कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा देश बेल्जियम, जहां 2011 में बुर्का बैन कर दिया गया था। उसके बाद स्विट्जरलैंड, जहां 2021 में सार्वजनिक तौर से इस पर यह लगाया था, प्रोहिबिट किया गया था, और अब इस पे ऑफिशियली इस पर स्टैंड लिया गया है। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है ना। फिर उसके बाद डेनमार्क, 2018 में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नीदरलैंड, यहां 2019 में स्कूलों अस्पतालों में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर ऑस्ट्रिया 2017 में, नॉर्वे में 2018, बुल्गारिया में 2016, लातविया में 2016, लीबिया में 2016 और 2012। यह आंकड़ा बताता है कि किस देश के किस साल ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम इन देशों ने सुरक्षा, सामाजिक समरसता को और अन्य कारणों से उठाया है। स्विट्जरलैंड में बुर्के को ऑफिशियली बैन करने के बाद हमने भारत के आम लोगों के बीच जाकर यह जानने की कोशिश की कि अब यहां पर बुर्का बैन करने को लेकर लोगों की क्या राय है। लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बंद होना चाहिए भारत में भी। बुर्का के अंदर बहुत ये रहता है, घुसपैठी बढ़ती है बुर्का डाल। वो कैसे मैडम पता नहीं चलता है अपने को, कौन है क्या है कहाँ से आए, वो सब अपने को पता नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे बैन है। हाँ, इसलिए अभी इंडिया में भी बैन होना चाहिए। भारत में मैडम 100% बैन होना चाहिए, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसके लिए यहाँ पे बुर्का नहीं पहनना चाहिए औरतों को। उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जो कि अगर जैसे बुर्का पहन के कुछ भी वो हमला हो सकता है। यूँ कह रहे हैं कि उससे मतलब कि काफी लोग मतलब उसका फायदा उठाते हैं। हाँ, उसका फायदा उठाते हैं। दूसरे देश से, हाँ, दूसरे देश से भी आके मतलब यहाँ के फायदा उठाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की ओर। मुद्दा बड़ा गंभीर है। बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। इनको बिकता हुआ देखूं हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरशद नाम के व्यक्ति ने अपने अम्मी और अपनी 4 बहनों का गला रेत दिया। बहनों की उम्र 9 से 19 साल के बीच की थी। अरशद का अब्बू भी हत्याकांड में शामिल था। वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन अरशद पुलिस के गिरफ्त में है। यह सनसनीखेज मामला है लखनऊ के शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 का। पुलिस और फोरेंसिक की जांच में पता चला कि मृतकों को पहले नशीला पदार्थ दिया गया था, उसके बाद पहले कलाई और गला रेता गया। पुलिस ने जांच में देखा कि मौके पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, यानी कि मरने वालों ने इसका प्रतिशोध नहीं किया। यह नशे के हाई डोज की वजह से भी हो सकता है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और होटल के कमरे की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हत्या की पूरी डिटेल पता लगाई जा सके। अब तक की पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उससे हत्या के कारणों के बारे में कुछ ठोस जानकारी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन अरशद के अब्बू की तलाश की जा रही है, ताकि वो इस हत्याकांड के बारे में और भी डिटेल दे सके। पूरे परिवार की निर्मम हत्या करने के बाद अरशद ने अपना एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उसने हत्याकांड को लेकर कुछ बड़े राज खोले। उन हर पहलू को खंगालने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता इस हत्याकांड को लेकर क्या अहम जानकारी दे रहे हैं, वो देखते हैं। लखनऊ के नाका क्षेत्र में एक होटल में अरशद नाम के युवक ने आखिरकार अपनी मां और 4 बहनों का कत्ल कर दिया। इस बड़ी वारदात से लखनऊ में एक दहशत फैली और आखिरकार स्थानीय जो थाना है वो पूरी जांच में जुट गया। जांच में जो प्रथम दृष्टया तस्वीरें ये आई कि आखिरकार जो आरोपी अरशद है उसने ही अपनी मां और बहनों का अपने पिता के साथ एक बड़ी वारदात करके कत्ल कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, पिता की तलाश जारी है, लेकिन इसके उपरांत अभी कुछ ही देर पहले एक वीडियो भी अरशद ने एक वायरल किया और उसमें सीएम योगी से एक बड़ी अपील भी की है। उसमें ये उसने आरोप लगाए हैं कि जो आगरा में इसका घर है उसमें कुछ अराजक तत्व इसका जीना मुश्किल किए थे, यानी कि इसके परिवार को परेशान कर रहे थे। 13 दिन से ये युवक अपने परिवार के साथ आखिरकार फुटपाथ में सोता रहा। 30 दिसंबर को ये लखनऊ आया, होटल में एक इसने कमरा लिया, उसी कमरे में सभी लोग रह रहे थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। सीएम योगी से वीडियो रिलीज करके उसने एक बड़ी गुहार भी लगाई है
और ये कहा है कि आखिरकार जो लोग हमारे परिवार को, हमारी बहन बेटियों को बेचना चाहते थे, परेशान कर रहे थे, आखिरकार उनको ना छोड़ा जाए। यानी कि अभी जो पुलिस की गुत्थी है वो सुलझी नहीं थी और इस वीडियो ने आखिरकार एक और गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के 4 कदम और आगे कर दिए। पूरा मामला क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अरशद ने क्यों पूरे परिवार की इतनी निर्मम हत्या की है? ऐसी कौन सी मजबूरी थी इसकी जिसने उसे अपने परिवार का हत्यारा बना दिया? ये बड़े सवाल है। हालांकि आरोपी अरशद ने खुद वीडियो बनाकर बताया है कि उसने ये कदम क्यों उठाया। सुनकर आप चौंक जाएंगे, देख लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से, उनसे तंग हार कर, थक हार कर, आज मजबूरी में हमने सबने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। सुना आपने? यह मामला जैसा दिखता है उतना सीधा है नहीं। क्या अरशद की अम्मी और 4 बहनों का कातिल अरशद ही है या उसे उकसाया गया है ऐसा करने के लिए? यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसके पीछे मजहबी कट्टरपंथ का एक अलग एंगल भी है। क्या अरशद जिहादियों के ऐसे जाल में उलझ गया था? इसका अंत यही था। अरशद की बातें सुनकर आप भी यही सोचेंगे। सुनिए क्या बता रहा है। योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। अरशद आगे बताता है कि वो कट्टरपंथी बस्ती वालों से तंग आ चुका था। वो इसे बाहर आना चाहता था। वो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाना चाहता था। लेकिन अरशद की ये बात इलाके के कट्टमुल्ले और जिहादियों को अच्छी नहीं लगी, रास नहीं आई। अरशद ने बताया कि हिंदू धर्म अपनाने की बात को लेकर जिहादी टोली बेचैन हो उठी थी। आगे क्या हुआ खुद अरशद ने बताया है, सुनिए। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। घटना लखनऊ की है लेकिन तार भाग्यनगर तक जुड़े हैं। अरशद के मुताबिक उसकी बहनों को दहेज व्यापार के दलदल में धकेलने का प्रयास किया जा रहा था। वो कहता है कि गलत काम करने देता, मार दिया। मेरी बहनों को जबरन भाग्यनगर बेचकर गलत काम करवाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि आरोपी अरशद की बातों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस हत्याकांड में अरशद को बयान दे व्यापार के भाग्यनगर से जुड़ती है और नई कड़ी और भी इशारे की तरफ यह करता है। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान, झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे। इनको बिकता हुआ देखूँ हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं ये ऐसे मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं, ये साले पता ना कहाँ के आके
हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है? हैं बेचारियों की, मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटे उठा उठा के हैदराबाद में बेच दी, बेचारी मर रही होंगी या तड़प रही होंगी। हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है। पुलिस ने अरशद को हिरासत में लेकर उसका बयान दर्ज करा लिया है। उसकी गवाही और घटनास्थल से जुटे सबूत के प्रकाश में जांच आगे बढ़ रही है। इसे केस के स्टेटस को लेकर पुलिस का क्या कहना है, देखते हैं। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा। तो चलिए, ये था अरशद का मुद्दा। इसमें कुछ अपडेट आता है तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की ओर। क्या मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई होती है? क्या मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई होती है? बिहार सरकार ने अब अनोखा फरमान जारी किया है, जिसे देखकर तो लगता है कि बिहार की शिक्षा विभाग किसी खास मकसद के लिए फैसले ले रही है। बिहार के किशनगंज जिले की निजी स्कूल में उर्दू पढ़ाने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। यह फरमान क्यों और कैसे लिया गया, समझ से परे है। यह शिक्षा के विस्तार का कदम है या फिर सिर्फ बिहार सरकार का उर्दू प्रेम है जो अब खुलकर सामने आ रहा है? इसे कहने के पीछे का मजबूत तर्क और तथ्य है। सोचिए, नवरात्र जो हिंदुओं का श्रद्धा और आस्था का पर्व है, इस पर बिहार सरकार ने कभी छुट्टी देने का विचार तक नहीं किया। तो क्या बिहार सरकार हिंदू समुदाय की भावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है? क्यों बिहार में मुसलमानों के लिए शुक्रवार की छुट्टी सरकारी व्यवस्था की गई है, लेकिन हिंदुओं की सबसे बड़े पर्व पर छुट्टी देने पर कभी कोई ध्यान ही नहीं किया? चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब बात करते हैं उस फरमान की जो शिक्षा से ज्यादा एक राजनीतिक स्टंट लग रहा है। पता ही नहीं चलता कि यह फैसला सच में शिक्षा के विस्तार का मुद्दा है या फिर कोई धार्मिक एजेंडा है। सवाल यह उठता है अब, क्या बिहार सरकार अपनी उर्दू प्रेम को इस तरह से तुष्ट करने के चक्कर में राज्य की शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है? आपने देखा कि बिहार सरकार का उर्दू प्रेम किस हद तक उफान मार रहा है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह फरमान आखिर किन स्कूलों पर लागू हुआ है और इसके पीछे की असल मकसद क्या है। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बिहार के संवाददाता अंजनी कुमार पांडे बताएंगे आपको, ताकि आप इस सुल्तानी फरमान की असलियत और उसके दूरगामी परिणाम बेहतर जान समझ पाएंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों को भी उर्दू की शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया जाने लगा है। किशनगंज के डीओ नाजिर हुसैन ने इस आशय का पत्र जारी करते हुए पूरे जिले के निजी विद्यालयों को इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद इसका प्रतिवेदन भी विभाग को देने का निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए गए इस निर्देश के बाद एक ओर जहां निजी विद्यालय के संचालकों ने नाराजगी जाहिर की है, तो इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज होती दिख रही है, जबकि हिंदुवादी संगठनों ने इस निर्देश का खुलकर विरोध किया है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। भाई, जब मदरसों में संस्कृत पढ़ाने पर विचार नहीं किया गया तो फिर स्कूलों में उर्दू क्यों? इसलिए बिहार सरकार का यह फरमान सवालों के घेरे में है। अब इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की औचित्य पर हमारे संवाददाता अंजनी कुमार पांडे ने राजनीति खेमे से सवाल किया है। क्या पक्ष है नेताओं का इस पर, सुनिए। कुछ लोग शिक्षा व्यवस्था में अराजकता का माहौल कायम करना चाहते हैं। शिक्षा का विकास सलाहियत और समन्वय से होता है। किसी भाषा के प्रति ज्यादा अग्रेसिव होने से बात बिगड़ सकती है। न तो सरकार ने कभी किसी भाषा का विरोध किया है और न ही भाजपा ने। प्रदेश के अनेक स्कूल कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई हो रही है, लेकिन उसका एक सलीका है। किसी भाषा की पढ़ाई के लिए निजी विद्यालय पर दबाव नहीं डाला जा सकता। क्या मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई होती है?
किस दल के सांसद के प्रभाव में आकर इस तरह का फरमान जारी किया गया है, यह तो बेहद चिंता का विषय है। जब से यह सरकारी फरमान आया है, बिहार में बवाल मचा हुआ है। लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है और इसका विरोध भी खुलकर किया जा रहा है। इस फैसले के बाद बिहार में आक्रोश और विरोध की लहर चल पड़ी है। अब हमने जनता के बीच जाकर इस मुद्दे पर उनके विचार जाने, क्या कहना है लोगों का, सुनते हैं। किशनगंज के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नासिर हुसैन ने एक सूचना जारी करते हुए सभी निजी विद्यालयों को उर्दू की शिक्षा देने के लिए बाध्य करने का एक आदेश जारी किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे सनातनी देश और हिंदू बहुल क्षेत्र में और इन इस्लामिक करण का यह प्रयास बिल्कुल ही निंदनीय है और ऐसे सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को इसके लिए कठोर सजा भी देनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत के सांस्कृतिक धरोहर के से छेड़छाड़ कर एक तालिबानीकरण करने का ये सोचा समझा प्रयास हो रहा है। भारत देश के बिहार प्रांत में किशनगंज जिले में ये शिक्षा पद्धति और सीबीएसई शिक्षा बोर्ड के नियम से चलेगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के तुगलकी फरमान से। एक तरफ बिहार सरकार का उर्दू प्रेम हिलारे मार रहा है, दूसरी तरफ रेल जिहादियों की मजहबी नफरत उफान मार रही है। याद है ना आपको वो झांसी वाला मदरसा टीचर जो कट्टरपंथी कीड़ों को रेल जिहाद की ट्रेनिंग देकर काफिरों की कत्ल के लिए तैयार कर रहा था। ये सब उर्दू में एक्सपर्ट थे। याद है ना आपको 2024 में कैसे ट्रेंड चल पड़ा था रेल डीरेलमेंट की घटनाओं का, तरह तरह के अवरोध लगाकर ट्रेन पलटने की घटनाएं हो रही थी। अब एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में, ट्रेन पलट ना सको तो सीट को ही काट डालो। देखिए आप भी ये वायरल वीडियो। उम्मीद है कि आपको ट्रेन डीरेलमेंट की पूर्व की घटनाएं भी याद हो। नहीं भी है तो एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। याद करिए, पंजाब से लेकर यूपी तक रेल जिहादियों ने कैसे नंगा नाच फैला रखा था। कभी ट्रेन के शीशे तोड़ रहे थे, कभी पत्थर चला रहे थे। मदरसे में जब बाकायदा ट्रेनिंग मिलने लगी थी तो पूरी ट्रेन की पलटने के मकसद को पूरा करने निकल पड़े थे। रेलवे ट्रैक पर सरिया, पत्थर, रॉड और सिलेंडर जैसे अवरोध डालकर ट्रेन दुर्घटना कराने की हर कोशिश कर गई। कुछ जगह तो सीमेंट जमा कर दिया, साइकिल रख दी ट्रैक पर। जूनियर जिहादी भी शामिल थे इस जिहादी नेटवर्क में। पेड़ थे या नहीं थे ये तो पता नहीं, लेकिन मकसद की डोर से बंधे थे ये लोग। एनआईए जांच कर रही थी, मदरसा टीचर पकड़ा भी गया। नेटवर्क की तार तलाशे जा रहे थे, लेकिन इस तरह के मनोस्थिति को समझना भी जरूरी है। सरकारी पैसे का, नागरिकों की सुरक्षा का, देश के संसाधनों का बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये रेल जिहाद। इस सोच को कुचलने की जरूरत है, इनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, वरना ये जिहादी दिमके सब कुछ खोखला करके बैठ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी मुद्दे की ओर। आप कहेंगे नया साल, न्यू ईयर वगैरह वगैरह। जी नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारा त्योहार नहीं है। ये हमारी संस्कृति का अपमान है, ये हमारी परंपराओं का तिरस्कार है। सर्दी के इस ठंडे मौसम में जब धरती ठिठुरती है, जब आकाश में कोहरा गहरा होता है, सर्द हवाएं हमारी हड्डियों को छेदने भेदने को तैयार रहती है। ऐसे में कैसे नए साल का स्वागत करें भाई? कर सकते हैं क्या? ऐसे में मनाया जाता है नया साल, यही है हमारा नया साल। हमें क्यों इस नकली नव वर्ष को अपनाना पड़ रहा है? हम अपनी
असली पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भूलकर क्यों इस पश्चिमी कैलेंडर के पीछे दौड़ रहे हैं? ठंड में दुबके हुए हैं और फिर भी हमें यह नया साल लगता है। क्यों हम अपनी संस्कृति और इतिहास को नकार कर अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं? हम क्यों इस विदेशी परंपराओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हैं? क्यों ना हम अपनी असली पहचान को माने जिसे हमारे पुरखों ने हमें सौंपा था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे नववर्ष नहीं तो फिर ये कब है? यह विशेष रिपोर्ट देखिए, आपको सब जवाब का उत्तर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अपनी जड़ों से कटकर कोई जी पाया है भला? अपनी सांस्कृतिक शक्ति के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार से विमुख होने का यह नतीजा है कि हम अपनी पीढ़ियों को सनातन परंपरा से वंचित कर रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं, जिसमें जीवन का सार छिपा है। सोचिए, अगर आप चूक गए तो इन परंपराओं की विरासत को कौन आगे ले जाएगा? यह जिम्मेदारी तो हम सबकी हुई ना। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने भी हिंदू नववर्ष को लेकर प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास, निर्वाणी अनि अखाड़ा महासचिव एवं धर्मगुरु होने के नाते समस्त राम भक्त, समस्त हिंदू जनमानस, सभी सनातनियों, सभी युवा पीढ़ियों से यह आने वाले जो पश्चिमी सभ्यता वाली नववर्ष है, इस चीज को लेकर हम अपील करते हैं कि इसकी तो पहले आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, लेकिन हमारा जो नववर्ष है वो चैत प्रतिपदा से हम लोग मनाते हैं। उस नववर्ष में खूब उत्सव होते हैं और खूब उत्साह होते हैं, लेकिन ये भी पूरा देश दुनिया एक जुड़ा हुआ है। इसके नाते हम युवाओं से अपील करेंगे कि आप इस नववर्ष में पब में ना जाकर, क्योंकि हमारे सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में लमसम 5 से 10 लाख लोग दर्शन और पूजन करेंगे। इसके नाते हम सनातनी हिंदू जनमानस से, नौजवान पीढ़ियों से अपील करते हैं कि आप मंदिर की ओर आएं, हवन करें, पूजन करें, गौ माता का दर्शन करें एवं खूब भंडारा खाएं और पाठ करें, पूजन करें। उस उत्सव को, इस पाश्चात्य संस्कृति के उत्सव को सनातन पद्धति में जोड़कर और उस उत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य करें। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हिंदू नववर्ष को समझने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां से बेहतर क्या हो सकता है। दिनकर जी ने लिखा है कि हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं, चंद मास अभी इंतजार करो, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लासमंद है जनमन की, आई है अभी बाहर नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। जो विरासत में हमें हमारे पुरखों से मिला है उसे संजोने और आगे बढ़ाना ही सनातन की सच्ची सेवा हो और कर्तव्य भी है। इसे हमें चूकना नहीं, क्योंकि सनातनी परंपराओं से कटने का मतलब अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान से कटना है। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। अब आपकी और हमारे भेंट सीधा होगी अगले सोमवार को। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद।